आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में लगी आग ने 5 लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं कल सीएम उद्धव ठाकरे खुद घटनास्थल का जायजा लेंगे। जो संस्थान हिंदुस्तानियों की जान बचाने में जुटा था, उसी संस्थान की इमारत आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बिल्डिंग धुएं के गुबार में गुम हो गया। आग ने 5 लोगों को मौत की नींद सुला दी। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में लगी इस आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। फायर ब्रिगेड के अमले और एनडीआरएफ जवानों की जाबाजी ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन सभी इतने खुशनसीब नहीं थे। सीरम इंस्टीट्यूट की इस आग ने पूरे देश को सकते में डाल दिया, तो महाराष्ट्र सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। गनीमत ये रही कि इस बिल्डिंग में कोविशील्ड का काम नहीं चल रहा था, लिहाजा वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित रह गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुताबिक इस इमारत में बीसीजी का टीका बनाया जा रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने आग की जांच के आदेश दे दिए। वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। फिलहाल जीवित हानि नहीं हुई है और कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी। उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। दोपहर 2:30 बजे यह आग लगी और जल्द ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में लग गई। दूसरी मंजिल पर लगी इस आग को बुझाने में कई घंटे लग गए। प्रशासन के मुताबिक जिन लोगों की जान गई उनके नाम महेंद्र इंगाले पुणे, प्रतीक पास्ते पुणे, रामा शंकर उत्तर प्रदेश, विपिन सरोज उत्तर प्रदेश, सुशील कुमार पांडे बिहार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग के कारणों की जांच के आदेश दे दिए, तो कुछ ही देर बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक्सीडेंटल है। हम इसके लिए अभी किसी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन ये सारा आग अभी काबू में आया है। इसमें सारे प्रशासन से इस कार्य के लिए उनको एटलीस्ट थैंक यू कहना चाहता हूं कि काफी कम वक्त में इन्होंने सब काबू में लाया है। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगने के तुरंत बाद पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता मौके पर पहुंच गए, तो वहीं मेयर मुरलीधर मोहोल ने भी हालात का जायजा लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आज जो फायर लगा था उसमें अभी तो 100% वहाँ का फायर की पोजीशन अंडर कंट्रोल है। यहाँ पे कुछ भी कोविशील्ड का स्टोरेज नहीं था, यहाँ पे कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था। एक तरफ जब हर कोई आग बुझाने की खबर से राहत की सांस ले रहा था, तभी इमारत के एक हिस्से में फिर से आग लग गई, लेकिन जल्द ही इस आग पर भी काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। दीपक दुबे और इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कृषि कानूनों को 1.5 से 2 साल तक स्थगित करने की बात कही गई थी। किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड पर होगी। 57 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने सिंघू बॉर्डर बैठक के बाद ये साफ कर दिया कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, क्योंकि उनकी मांग कानून को रोकना नहीं बल्कि वापस लेना है। 1.5 साल वाला प्रस्ताव जो है जो सरकार ने दिया था होल्ड कर देंगे, उसे खारिज कर दिया किसानों ने। बिल्कुल ठीक किया है। जो एक बार फैसला होगा हम सारी तीनों कानूनों रद्द करवा कर ही बात करेंगे। खाली हाथ ही किसान नहीं जाएगा और वापिस एक ही है, तीनों कानून रद्द हो, कानून रद्द नहीं तो घर वापसी नहीं। मोदी सरकार 150 साल तक का भी टाइम देगा तो हमें वो भी स्वीकार नहीं है भाई। गुरुवार को हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के 1.5 से 2 साल तक स्थगित करने का ऑफर दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। हालांकि शुक्रवार को किसान सरकार के साथ एक बार फिर बैठक जरूर करेंगे, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे को पता है कि हमारी किसानियों को खतरा है, खेती को खतरा है। हम इसी स्टैंड पे अभी कायम है। जो संकल्प हम घर से लेके निकले थे आज भी उस पे कायम है। जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक एमएसपी के ऊपर ठोस कानून नहीं बनेगा, तब तक हम यहीं दिल्ली के बॉर्डरों पे और हमारी 26 तारीख की जो परेड है उस पे हम बिल्कुल कायम है, वो करके रहेंगे। हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस बात पे सरकार का विश्वास किया जाए। बात कुछ और करती है सरकार, करती काम कुछ और करती है। खातर ये 3 ऑर्डिनेंस की 1.5 साल के नहीं, जिस कलम तक लागू करे गए थे नहीं उस कलम तक इन्हें वापस ले आ जाओ। फांसी दिलाना था तो इनको एक कोरोना के आड़ में ये कानून थोड़ी लेके आते, स्पष्ट वो लेके आते
जमींदार उस टाइम पे उनके ऊपर भरोसा अब कैसे कर सकते हैं। इधर न्यूज 24 से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने भी साफ किया कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, घर वापसी भी नहीं होगी। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर भी किसान संगठनों के साथ दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के बीच बैठक हुई। दिल्ली पुलिस ने सुझाव दिया कि किसान KPM हाईवे पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकाले ताकि गणतंत्र दिवस समारोह पर कोई असर न हो, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि उनकी ट्रैक्टर परेड दिल्ली के आउटर रिंग रोड में ही होगी। कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। सरकार रिंग रोड से हटाना चाह रही थी और हमने तय किया कि रिंग रोड पे ही होगा प्रोग्राम। शुक्रवार को विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच 12वें दौर की वार्ता होगी, जिसमें किसान औपचारिक तौर पर सरकार को अपना जवाब देंगे। बैठक में कानून वापसी के साथ MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग भी उठेगी। विनय सिंह और कुंदन सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। MP के मुरैना में जहरीली शराब कांड के बाद शराब की नई दुकानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी हमलों से बैकफुट पर आई शिवराज सरकार पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने निशाना साध लिया है। पूर्व CM उमा भारती के ताबड़तोड़ ट्वीट्स ने भूचाल ला दिया है। मुरैना शराब कांड में 2 दर्जन मौतों पर अफसरों को नापने के बाद शिवराज सरकार को लगा था कि ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन सियासत अब शराब की दुकानों पर शुरू हो गई है और तकरार न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता और संगठन के नेताओं के बीच बढ़ता जा रहा है। 2 दर्जन मौतों के बाद MP का मुरैना जहरीली शराब कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि सियासत अब शराब की दुकान खोलने पर गर्मा गई। विपक्षी हमले तो शिवराज सरकार लगातार झेल ही रहे थे, लेकिन अब अपनी ही सत्ता और संगठन के नेता भी शराब दुकानें खोलने को लेकर 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है वहीं आती है जहां पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है। हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वह बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। फैसला किया था 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। सुना आपने, सूबे के 2 ताकतवर नेता शराब की दुकानें खोलने को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शराब की छोटी छोटी दुकानें खोलने की मंशा जाहिर की, तो CM शिवराज ये कह रहे हैं कि इसका फैसला जनता के हित का ख्याल रखकर लिया जाएगा। ये टकराव सत्ता में ही नहीं बल्कि संगठन में भी दिखा। अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक के बाद एक ट्वीट कर शराब दुकानों को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से ये अपील भी कर डाली कि बीजेपी शासित तमाम राज्यों में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। शिवराज चौहान जी का ये वक्तव्य अभिनंदनीय है। अपने अगले ट्वीट में उमा भारती ने लिखा, कोरोना काल के लॉकडाउन के समय पर लगभग शराबबंदी की स्थिति रही। इससे ये तथ्य स्पष्ट हो गया कि अन्य कारणों और कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई, किंतु शराब न पीने से कोई नहीं मरा। एक के बाद एक किए गए 7 ट्वीट में उमा भारती ने मध्य प्रदेश समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करने की वकालत की, तो साथ ही बिहार में NDA की जीत का श्रेय भी शराबबंदी को दे दिया। उमा भारती के ट्वीट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी शिवराज सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, गांव में राशन नहीं मिल रहा पर शराब जरूर मिलेगी। MP में शराब को लेकर पहले भी खूब हल्ला हुआ है, तो दूसरी तरफ शराब माफिया का सत्ता पर भी दबदबा हमेशा से बना रहा है। वजह शराब से सरकार को खासा रेवेन्यू मिलना। अब देखना होगा कि उमा भारती की बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी की अपील का कितना असर होगा। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24। ममता बनर्जी के करीबी रहे फूलपुरा दरगाह के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने खुद की नई पार्टी बना ली है। सिद्दीकी बंगाल की करीब 100 सीटों पर असर डालते हैं, लिहाजा ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगना तय है। ये है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, देश की बड़ी दरगाहों में शामिल एक फुरफुरा शरीफ दरगाह के संस्थापक। इन्होंने बंगाल के रण में एक बड़ा सियासी दांव चला।
अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर इन्होंने बंगाल के चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर दिया है और इनके ऐलान के साथ ही बंगाल का सियासी दंगल और ज्यादा भीषण होने वाला है, क्योंकि पीरजादा जिस फुरफुरा शरीफ से आते हैं उसका प्रभाव बंगाल के एक बड़े हिस्से पर पड़ता है। हमारे मानने वाला जो कार्यकर्ता है अभी सब मिलजुल के, जितना दलित, आदिवासी, मुतवा, हिंदू, मुसलमान सब मिलजुल के हमारा मकसद एक ही है, जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसको मूल स्वराज में ले आना, बस उसी हिसाब से हम कम करेंगे। पीरजादा की सियासत में एंट्री का सीधा मतलब है मुस्लिम वोटों का विभाजन, यानी ममता की टीएमसी को और ज्यादा नुकसान। ममता के सामने ओवैसी पहले ही एक चुनौती बनकर आ चुके हैं और अब पीरजादा ने उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि बंगाल के बशीरहाट, हुगली और हावड़ा जैसे इलाकों में पीरजादा की जबरदस्त लोकप्रियता है। ऐसे में वो दक्षिण बंगाल के मुस्लिम इलाकों में टीएमसी का खेल खराब कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में विधानसभा की 44 सीटें आती हैं और इन पर उनकी जबरदस्त पकड़ मानी जा रही है। बंगाल में भाईजान के नाम से लोकप्रिय हो रहे पीरजादा सिद्दीकी पूरे सूबे का दौरा कर चुके हैं, सियासी माहौल को अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसे में उनकी नजर न सिर्फ मुस्लिम वोट पर है, बल्कि दलित, आदिवासी वोटों को भी वो अपने पाले में करना चाहते हैं। CAA और NRC की वजह से धार्मिक प्रवचन छोड़कर सियासत की पिच पर उतर चुके पीरजादा बीजेपी को तो अपना दुश्मन मानते ही हैं, लेकिन ममता बनर्जी से भी उनकी खास नाराजगी है। वो आरोप लगाते रहे हैं कि टीएमसी की सरकार ने सूबे के गरीबों और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया और टीएमसी की वजह से ही बंगाल में बीजेपी का उदय हुआ है। देखिए, जब आदमी का काम कोई पार्टी करे तो आदमी उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा ना, तो काम जब सपोर्ट करेगा, इसमें हमारे डर क्या है, वो आ जाएगा, ये रूह खत्म हो जाएगा, इससे डर काय को लग रहा है, निश्चय सही से काम नहीं किया। एक वक्त था जब बंगाल के पीरजादा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीब रहे हैं, उनका खुलकर समर्थन करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पीरजादा ममता बनर्जी से बेहद नाराज दिख रहे हैं। मनु कृष्णा, मनाली दत्ता और चंद्रशेखर की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कासगंज में 10 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। अपने लाल की लाश मिलते ही बेसुध हो गई। बहन की सिसकियां कलेजा चीरने लगी। जिसे ढांढस बंधाना था वो बड़ी माँ भी जार-जार होने लगी। आंगन आंसुओं से भीग गया। चीख चीतकार से पूरे गांव में कोहराम मच गया। 18 जनवरी की शाम 10 साल का लोकेश घर से खेलने निकला था, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। 2 दिन बाद लोकेश के मिलने की खबर आई, लेकिन वो लोकेश नहीं, उसकी लाश थी। अपहरण करने वालों ने उसकी हत्या कर दी थी। घर के पास ही लाश को फेंक दिया था। यूपी के कासगंज के पिथनपुर गांव में मातम पसरा है। लोगों में गुस्सा है, परिवार में चीख पुकार मची है, लेकिन माँ इंतकाम की आग में जल रही है। कह रही है जिसने कोख उजाड़ी उसकी भी वही गत होनी चाहिए। उनके औरतों की मांग सुनी होनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। हमें राम बहादुर, राज बहादुर, नरेश ने धमकी दी और जोड़ीदार ने धमकी दी है, 5 लोगों ने धमकी दी है, हमें 5 की मौत चाहिए। लोकेश खेत के पास मंदिर से गुम हुआ था। काफी खोजबीन के बाद भी जब परिजनों को कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने सिड़पुरा कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन कुछ देर बाद ही एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसने लोकेश को खुद के कब्जे में होने का दावा किया और उसे छुड़ाने के लिए 40 लाख की फिरौती मांगी। फोन करने वालों ने धमकी दी कि इसकी खबर पुलिस को देना महंगा पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसे सारी दुनिया में ढूंढा, मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और पुलिस वाले भी दिन रात लगे रहे और बच्चा कहीं नहीं मिला। आज वो मार के और जहाँ पे 10 बार देखा उसी जगह डाल दिया। वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों आरोपियों को दबोच लिया। हालांकि इस कार्रवाई में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में अजय नाम का एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जमीनी रंजिश के कारण पड़ोसी ने ही वारदात को अंजाम दिया था। अपहरण फिरौती के लिए नहीं हुआ था। राज बहादुर जो कि गांव का ही पड़ोस और परिवारीजन का व्यक्ति है, इसके द्वारा जो जमीन संबंधी विवाद और ट्रांसफार्मर को रखने का विवाद था, इसके लिए जो है तो साजिश रची और जो फिरौती के लिए पैसे की मांग थी एकदम झूठ साबित हुई है। पुलिस को और वाली को गुमराह करने के लिए राज बहादुर द्वारा ये बात। अपहरणकर्ताओं के मुठभेड़ के दौरान कासगंज पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने 36 घंटे के भीतर मामले को अंजाम तक पहुंचा दिया। तमाम आरोपियों को भी दबोच लिया। लेकिन इससे क्या एक मां को उसका लाल वापस मिल जाएगा? अब लोकेश कभी लौट कर नहीं आएगा। मनोज कुमार,
कासगंज, न्यूज 24। राजस्थान में हेल्थ कर्मी संजीवनी कहे जाने वाले कोरोना के मंगल डोज का मोल ही नहीं समझ पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बावजूद 30 से 40% हेल्थ वर्कर्स टीका लगवाने नहीं आ रहे, जिससे अब तक वैक्सीन के 1300 से ज्यादा डोज खराब हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 60 से 70% हेल्थ वर्कर्स ही टीका लगवाने आ रहे हैं। नतीजा, वैक्सीन की जो बोतल खुल जाती है वो लोगों के नहीं मिलने के कारण 4 घंटे बाद ही खराब हो जाती है और उसे फेंकने की नौबत आ जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता को लेकर चिंता जताई है। अपने ट्वीट में गहलोत ने लिखा है कि वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स कम संख्या में आगे आए हैं। दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बीच व्यावसायिक कारणों से हुई बयानबाजी भी इसका कारण है। कल भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइंस पहले ही जारी की जाती तो लोगों का वैक्सीन पर भरोसा बढ़ता। यह चौंकाने वाला ही तथ्य है कि स्वास्थ्य कर्मी खुद भी टीका लगवाने आगे नहीं आ रहे। पिछले 4 दिनों की बात करें तो करीब 1400 से ज्यादा टीके इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के कारण खराब भी हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी लापरवाही की ओर संकेत देता और इस बात पर भी सवाल उठाता कि आखिरकार खुद स्वास्थ्य कर्मी ही कोरोना का यह वैक्सीनेशन करवाने क्यों आगे नहीं आ रहे। कोरोना काल में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा जब संक्रमण का खौफ न रहा हो। हर कोई वैक्सीन के जल्द से जल्द आने की दुआएं कर रहा था, क्योंकि कोरोना ने अकेले राजस्थान में ही 10 महीने में 2700 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। अब वैक्सीन तो आ गई, 4 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। जहां जहां 100 लोगों को टीका दिया जाना है, वहां बहुमुश्किल 60 से 70 लोग ही पहुंच रहे हैं और मंगल टीके का मोल नहीं समझने के कारण महज 3 दिनों में 1335 से ज्यादा वैक्सीन के डोज खराब हो गए हैं। ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो जो भी बेनिफिशियरी आई तो ऑफलाइन भी उस दिन रजिस्ट्रेशन करके वेरीफाई करके उनको टीके दिए गए थे। खतरनाक तरीके के कोई टीकाकरण के दुष्प्रभाव नहीं हुए। हल्का बुखार, एक आध को उल्टी हुई, थोड़ा बहुत दर्द इंजेक्शन साइट पे हुआ, कोई गंभीर जो है दुष्प्रभाव नहीं नोटिस किए गए। यूं तो जीवन रक्षक कोविड टीके का कोई मोल नहीं, लेकिन कोविशील्ड कंपनी ने केंद्र सरकार को इसे 210 रुपए में दिया है। जितने लोगों के रजिस्ट्रेशन यहाँ हुए हैं, उसके लिहाज से सरकार को करीब 1593 करोड़ रुपए इन कंपनियों को देना पड़ रहा है, ताकि हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त में वैक्सीन दी जा सके। लेकिन फिर भी टीका लेने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह की कमी दिख रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया का बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल में पुलिस मुख्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक एसपी ने शराब माफियाओं और पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ पर सवाल उठाए तो उनका तबादला कर दिया गया। क्या शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना गुनाह है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एसपी साहब पर गाज क्यों गिरी? दरअसल पटना के मद्य निषेध एसपी रहते हुए राकेश कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने उत्पाद विभाग से जुड़े अधिकारियों और उनके परिजनों की संपत्ति की जांच कराने को कहा था। साथ ही साथ शराब माफिया के साथ जनप्रतिनिधियों की सांठ-गांठ को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखे जाने के बाद राकेश कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया। 6 जनवरी को राकेश कुमार सिन्हा ने यह पत्र लिखा और 19 जनवरी को उनका ट्रांसफर स्पेशल ब्रांच में कर दिया गया। राकेश कुमार सिन्हा पर गिरिराज ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया है। आरजेडी ने इसे बिहार में शराबबंदी के फेल होने का सबूत बताया है। शराबबंदी को लेकर के मद्य निषेध विभाग के एसपी ने खुलासा किया है कि उत्पाद विभाग के अधिकारी ही इसमें संलिप्त है। सरकार के अधिकारी उत्पाद विभाग के मिली भगत से होम डिलीवरी हो रही है शराब की। अब सरकार के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने पटना के मद्य निषेध एसपी रहते राकेश कुमार सिन्हा की तरफ से जारी किए गए उस आदेश को रद्द कर दिया है जो 6 जनवरी को जारी किया गया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार उत्पाद विभाग के अधिकारियों की संपत्ति जांच और शराब माफिया के साथ उनकी संलिप्तता की भूमिका की जांच कराने से क्यों भाग रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। 6 जनवरी को एसपी ने यह पत्र सभी जिलों के एसपी को भेजा था। 15 जनवरी को इस पत्र को रद्द कर दिया गया और वो भी पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद, और 19 जनवरी को एसपी का तबादला कर दिया गया। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बिहार में
शराब माफियाओं की पैठ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।